साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सृजन अपने डीसीटी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किस योजना की घोषणा की गई? तो यह योजना कौन सी है? शहरी वन योजना। साथियों हाल ही में जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस को ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना के तहत सरकार जो है शहरी क्षेत्रों में यानी कि शहरों में वन का विकास करेगी। और इस तरह से सरकार ने यह निश्चय किया है कि अगले 5 वर्ष में 200 नगर वन का विकास किया जाना है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीनी सेना लगातार जो है भारत के तिब्बत वाले क्षेत्रों में जो है अपनी सेना का लगातार वहाँ पे जमावाड़ा कर रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने का भी जमावाड़ा लगातार बढ़ाया गया। और एक तरह से ऐसा कहा जाए कि विवाद उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो इस विवाद को हटाने के लिए यानी इस विवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में एक जगह पे क्या हुई, मीटिंग हुई। और वह मीटिंग कहाँ हुई? चुसलू सेक्टर। तो हमारा प्रश्न इसी से जुड़ता हुआ है कि हाल ही में चुसलू सेक्टर क्यों चर्चा में रहा? तो चुसलू सेक्टर का चर्चा में रहने का कारण क्या है कि भारत और चीन सेना के कमांडर स्तर की वार्ता की गई। इस वार्ता का मुख्य मकसद क्या है कि जो सीमाई क्षेत्र पर जो एक तरह से विवाद हो गया है, जो दोनों सेनाएं आके आमने सामने आ गई हैं, जमावाड़ा हो गया है, तो उसी जो विवाद को कम करना है, यानी कि धीरे धीरे इसको कूलिंग करना है। तो ये जो कमांडर स्तर की वार्ता हुई कहाँ पे हुई? चुसलू सेक्टर में। और यहाँ पर जो भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से लियो लिन ने वार्ता की। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा तय करने के लिए कौन सी नई समिति बनाई गई है? असल क्या है कि लगातार देखा गया है कि जो फर्टिलिटी रेट या बढ़ती जा रही है, यानी कि जो लड़की और साथ ही साथ लड़कियों की उम्र विवाह करने की बढ़ती जा रही है, अर्थात कि लड़कियां बहुत सारा करियर देखने के लिए मतलब स्वरोजगार के लिए प्रयास कर रही हैं। तो इसलिए अब उनकी जो शादी करने की उम्र औसत उम्र बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक समिति बनाई है जो यह तय करेगी कि विवाह की जो अभी तक न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, उसे बढ़ाकर कितनी की जाए। तो वह समिति कौन सी है? वह समिति है जया जेटली समिति। जया जेटली एक समता पार्टी हुआ करती थी बिहार की, स्थानीय पार्टी पहले, उसकी नेतृत्व करता रही है, यानी नेत्री रही है। इस समिति में 9 अन्य सदस्य होंगे, अर्थात 10 सदस्यीय समिति है जिसको लीड कौन कर रही है? जया जेटली। इसलिए इस समिति का नाम क्या है? जया जेटली समिति है। साथ ही एक और बात कि जो ये 1900 जो आपने हम जो 18 वर्ष की हमने चर्चा की, अभी तक जो विधिक वर्ष से शादी की क्या है? 18 वर्ष। यह शारदा एक्ट एक है, शारदा एक्ट में 1978 में सुधार करके 18 वर्ष की गई थी। यानी कि जो जब उम्र बदला जाएगा तो किसमें बदला जाएगा? शारदा एक्ट में बदला जाएगा। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बात कि ये विवाह की उम्र सीमा बढ़ाने से या घटाने से क्या प्रभाव होता है, इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट वन, तो अगर विवाह की उम्र की सीमा बढ़ा दी जाएगी तो इससे क्या होगा? तो मातृत्व में प्रवेश की जो है टाइम बढ़ जाएगा। नंबर 2, जच्चा और बच्चा का सेहत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र की महिलाएं जब वो गर्भ धारण करती हैं तो न सिर्फ जच्चा बल्कि बच्चा दोनों की मौतें कभी कभी हो जाया करती है। तो अगर ये बढ़ जाएगा इससे फायदा मिलेगा। थर्ड वन, जनसंख्या नियंत्रण भी संभव हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि महिलाओं को उचित शिक्षा और साथ ही साथ उन्हें अवसर मिल पाएगा कि वह अपना करियर का निर्धारण स्वयं कर सके। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक लेडी नटवरलाल की चर्चा है, वह कौन है? उस लेडी नटवरलाल का नाम क्या है? प्रिया जाटव। चर्चा में क्यों है? साथियों अभी जब पूरा सब कुछ डिजिटल किया जाने लगा, मतलब उत्तर प्रदेश में एक कस्तूरबा लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय है और हर जिले में एक विद्यालय की व्यवस्था की गई है। तो यह जो कस्तूरबा जिला विद्यालय है, आवासीय विद्यालय, उसमें महिलाएं ही टीचर होती हैं। उसी महिला विद्यालय में एक प्रिया जाटव जो कि अनामिका शुक्ला के नाम से 25 कस्तूरबा विद्यालयों में एज ए टीचर रजिस्टर थी और वेतन भी उठा रही थी। और उसके इसी कारनामे पर उसे लेडी नटवरलाल की संज्ञा दी जा रही है।
महत्वपूर्ण क्या है कि जब हाल ही में पूरा कस्तूरबा कॉलेज के संदर्भ में जब डाटा को डिजिटल किया जाने लगा, तब यह पकड़ में आई है। तो हमें क्या याद रखना है, लेडी नटवरलाल कौन है, प्रिया जाटव, किससे संबंधित है, कस्तूरबा विद्यालय की 25 विद्यालयों में यह शिक्षिका के रूप में खुद को रजिस्टर कर रखी थी, और किस नाम से, अनामिका शुक्ला के नाम से। साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण, तो हमें कहें कि बीपीएससी, जेपीएससी या अन्य जो स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन यह यूपी पीसीएस के लिए और यूपी के आरओ और बीयू के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आज का, एयरटेल में कौन सी कंपनी निवेश करने जा रही है। तो एयरटेल जैसा कि हम जानते हैं जो संचार की कंपनी है, जो हम लोग मोबाइल में सिम लगाते हैं, वो एयरटेल कंपनी, उसमें अमेजोन कंपनी निवेश करने जा रही है। ऐसे एयरटेल, ऐसे अमेजोन, अमेजोन कौन सा है, जो ऑनलाइन हम लोग खरीदारी करते हैं, वो वही अमेजोन जो अमेरिका की कंपनी है, वह एयरटेल में निवेश करने जा रही है। महत्वपूर्ण बात कि कुछ समय पहले ही जो जियो कंपनी है जो हम यूज करते हैं, जियो की 9.9%, हमने पिछले कुछ लास्ट के लेक्चर्स में किसी में चर्चा भी की अपने डीसीडी प्रोग्राम में, कि जियो का 9.99% हिस्सा फेसबुक ने खरीदा है। ठीक ऐसे ही कुछ हिस्सा अमेजोन एयरटेल की भी खरीदेगी। और एक और नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि वोडाफोन आइडिया का भी कुछ हिस्सा गूगल कंपनी खरीदने का प्लान कर रही है। इस तरह से भारत की कंपनियां, ये जो संचार की बड़ी कंपनियां हैं, इनमें अपने भविष्य को देखते हुए ये बड़े बड़े अमेजोन, फेसबुक और गूगल निवेश करने जा रही हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो वोडाफोन है अभी भारत की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा संख्या सेवा प्रदान करने वाली संचार कंपनी बनी है। क्यों? क्योंकि भारत में 37% हिस्सेदारी जियो की है, नंबर 2 पर वोडाफोन आइडिया का है जिसका 33.26% है, और थर्ड वन एयरटेल है जिसकी भागीदारी 32.7 करोड़ उपभोक्ताओं की है। ठीक, एक महत्वपूर्ण बात कि भारत जो है विश्व में अब सेकेंड नंबर पर इंटरनेट डेटा यूज करने वाला देश बन गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कोविड-19 के प्रभाव के कारण अब वर्क टू होम हो गया है। वर्क टू होने का मतलब क्या है कि इंटरनेट, यानी कि आप नेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ही काम करेंगे। तो अब ये देखा गया है कि भारत में आने वाले कल में लगातार इंटरनेट डेटा के यूजर्स और बढ़ेंगे, साथ साथ लोड भी बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अवसर भी बढ़ेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय संचार कंपनियों में निवेश कर रही हैं। ओके, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट कि अब भारत में जो है ग्रामीणों, मतलब शहरी की जगह ग्रामीण सेक्टर में, यानी कि शहर की तुलना में ग्रामीण सेक्टर में डेटा का ज्यादा यूज होने लगा है। तो हमें ध्यान रखना है क्या कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी हो गई है, अब जियो की। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सत्य हमारा ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जो इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 में मनाया गया उसका थीम क्या था। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 से ही मनाया जाना शुरू किया गया है, और इसे आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वह 2 संगठन हैं, एक तो है WHO और दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO। जैसा कि हमने लगातार, यानी अपने DCD के लास्ट के लेक्चर्स में इन दोनों संस्थाओं की चर्चा की है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% किसे स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने की योजना शुरू की है? तो वह राज्य कौन सा है? वह है हरियाणा। हरियाणा राज्य में अभी जब इसके पहले जब सरकार बनी थी, उस सरकार बनने के समय में जो भाजपा की भी भाजपा और जन नायक जनता पार्टी, ये 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई हैं। तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 90% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करेगा। साथ ही साथ ये जो जन नायक जनता पार्टी है, इसने 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की बात की थी। चूंकि अब यही दोनों मिलकर सरकार में है, तो इन्होंने एक योजना ला रही है जिसके कारण साथ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% नौकरियां वहां के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। साथ ही महत्वपूर्ण बात क्या है
क्या आरक्षण यानी कि ये अब उनके लिए करना है थोड़ा सा आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के प्रभाव के कारण अब जो बाहर के लोग आके जो मजदूरी यानी जो श्रमिक थे अब वो वापस अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, तो अब इनके लिए यह योजना लागू करना आसान हो गया है। हाँ, एक समस्या यहाँ पर ये आने जा रही है कि क्या इन्हें स्किल्ड लोग यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में अक्सर वो लोग स्किल्ड लोगों को रखते हैं, तो स्किल्ड लोगों की उपलब्धता कराना एक चुनौती यहाँ पर हो सकती है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर चित्रों और शब्दों में जीवन कथा। यह रविंद्रनाथ टैगोर पर लिखी गई एक किताब है जो जिसमें चित्र और शब्द दोनों यूज किए गए हैं। तो यह किताब किसने लिखी है? इस किताब का लेखक है नित्यप्रिय घोष। अर्थात इस किताब में नित्यप्रिय घोष जी ने न सिर्फ शब्दों का चयन शब्दों से लिखा है, बल्कि उन्होंने इसमें चित्रों को भी डाला है और दोनों को मिलाकर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन कथा को पूरी तरह से लिखा है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए, सीबी इनसाइट एक संस्था है, इसके द्वारा दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टार्टअपों की एक सूची जारी की गई है। स्टार्टअप हम जानते हैं कि छोटे छोटे स्तर पर एक ऑनलाइन माध्यम से कुछ उद्योगों को चलाया जाता है ना, उसे स्टार्टअप कहा जाता है और लगातार वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने की मुहिम जारी की गई है। तो हम देखते हैं क्या है कि स्टार्टअप जिसकी घोषणा की गई कौन सी? सीबी इनसाइट द्वारा दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टार्टअपों की एक सूची जारी की गई है। तो इस सूची में हम देखते हैं कि शीर्ष पर कौन है। तो शीर्ष पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है बाइट डांस। क्या नाम है? बाइट डांस। हमें नहीं भूलना है कि जो डांस करने वाली जो स्टार्टअप है या अमेरिका का स्टार्टअप है और इसका जो मूल्य तय किया गया है 5667 अरब रुपए, यानी कि 5667 अरब रुपए की मूल्य का इस स्टार्टअप को दिया गया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्या है कि अमेरिका जो कि लास्ट ईयर टॉप 10 में 6 कंपनी स्टार्टअप थे, इस बार मात्र 4 रह गई हैं। कितनी? 4। और एक और महत्वपूर्ण बात कि स्टार्टअप की सूची में टॉप 3 में 2 चाइनीज हैं। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है हमारे प्रश्न की दृष्टि से, एक तो ये हो गया बाइट डांस। नेक्स्ट वन, इस सूची की टॉप 10 में एक भारतीय स्टार्टअप भी है और वह स्टार्टअप है पेटीएम। पेटीएम का कौन सा नंबर है? 6ठा। और पेटीएम को कितनी मूल्य दिया गया है? 1209 अरब रुपए। कितना? 1209 अरब रुपए। साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है और यह पहल कब शुरू की गई है? यह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। वह पहल कौन सी है? #ICommit। #ICommit। और इस पहल का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भविष्य में मजबूत प्लस लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाना है, ताकि ऊर्जा दक्षता प्लस नवीकरणीय ऊर्जा और प्लस ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता को प्राप्त करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कभी हमने लास्ट क्वेश्चन हमने चर्चा की कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण जब वर्क टू होम को बढ़ावा मिलेगा तो साथ ही साथ क्या होगा? ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी और ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखते हुए अब इस तरह की चीजें अपनाई जानी है। साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण को भी ध्यान में रखना है, ताकि मिनिमम ऊर्जा का उपयोग करके, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके, ताकि पर्यावरण का प्रदूषण भी कम हो और हमें अपना काम भी निकाल लेना है। साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को बहुत सारे काम की इंफॉर्मेशंस भी मिली होंगी। थैंक यू सो मच।